हाँ सर। ओके सर। अच्छा, थैंक यू सर। ओके, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी हैं, इनकम टैक्स क्लास में सबको वेलकम सर। अच्छा, ये बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में भी आजकल करा रहा हूँ आप लोगों को। तो बेसिक्स में मैं आप लोगों को लास्ट 2 क्लास में बस इतना बताया कि इनकम टैक्स क्या है और इनकम टैक्स का बेसिक सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से इनकम टैक्स पढ़ा जाता है, गवर्नमेंट किस तरह से इनकम टैक्स को बताते हैं, है ना, सोर्स क्या है इसका। फिर मैं आपको टैक्स रेट के बारे में भी बातचीत किया, है ना। टैक्स रेट इन द सेंस इंडिविजुअल लेवल में, जो जून के एग्जाम में या फिर दिसंबर नवंबर दिसंबर के एग्जाम में जो लोग बैठेगा, मई जून या नवंबर दिसंबर, उस एग्जाम के लिए आप लोगों को कौन सा रेट लागू करना है, ठीक है। रेट थोड़ा बदलता रहता है सर, ठीक है। ये जो टैक्स रेट है, ये थोड़ा 2-3 साल छोड़ छोड़ के गवर्नमेंट चेंज करता रहता है, कभी कभी हर साल चेंज करता है, वो डिपेंड करता है एज पर द अपडेशंस आप लोगों को रेडी होना चाहिए। बाकी इनकम टैक्स का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता। बेसिकली ये एक रूल बेस्ड सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट जैसा बताते हैं आपको वैसा करना पड़ता है, ठीक है। सो इसलिए गवर्नमेंट क्या बता रहा है, क्यों बता रहा है, अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, याद रखना थोड़ा इजी होता है। इनकम टैक्स वास्ट है, लेकिन इसका पढ़ने का तरीका एक बार समझ जाए, इसे इजी है सर, वास्ट है पर इजी है। मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है, बस बहुत ज्यादा खबर रखना, थोड़ा इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कि कौन सा कहाँ पर पैसा लगाने से इनकम टैक्स में छूट है, कहाँ पर पैसा खर्चा करने से इनकम टैक्स में छूट है, ये इन्फॉर्मेशन हुआ ना, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव ज्यादा है, नॉलेज कितना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तुमको रॉकेट साइंस की तरह एकदम तार जोड़ना है तभी जाके रॉकेट जाएगा, अगर एक तार इधर उधर हो गया तो रॉकेट नहीं चल पाएगा। ऐसा नहीं है ये सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव टाइप्स, ठीक है। ये तुमको अलग अलग इन्फॉर्मेशन जैसे जैसा गवर्नमेंट बताता है वैसे ऐसा तुमको करना है। क्योंकि ये गवर्नमेंट का क्या है, इनकम टैक्स गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू का सोर्स है ना सर। गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कमाते हैं वो एक्चुअली इनकम टैक्स से ही सब बहुत ज्यादा कमाते हैं, 15-16% तो आउट ऑफ 100 रुपीज यही से कमा लेते हैं। तो लास्ट 2 क्लासेस में मैंने आपको क्या बताया, मैं एक बार उसको रिकॉल करा देता हूँ ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो। तो मैंने आपको लास्ट दिन ये समझा रहा था कि इनकम टैक्स एक वर्ड है जो इटालियन वर्ड चार्ट से आया। कहाँ से आया सर? चार्ट से, ठीक है। चार्ट्स का मतलब क्या होता है, सबको दिख रहा है स्क्रीन? कैनन दिखाई दे रहा है? प्रिया, शालिनी? हाँ सर। ओके सर, ओके। देखो ये लास्ट क्लास का ही मैं जस्ट थोड़ा सा बता रहा हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, एक बार रिकॉल हो जाएगा कि इनकम टैक्स कहाँ से आया। इटालियन वर्ड चार्ज से आया, जिसका मतलब होता है कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। माने लॉ में रह के जबरदस्ती पैसा उठाने का जो रूल है उसे चार्ज कहते हैं। जबरदस्ती क्यों? क्योंकि देश चलाने के लिए पैसा का जरूरत है, बहुत पैसा चाहिए होता है। इसमें इनकम टैक्स को पढ़ाने के लिए मैंने आपको और एक डेफिनेशन भी लिखाया था कि एवरी पर्सन आर लायबल टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम एज पर देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। इसमें मैंने आपको चार चार पांच गोला करवाया था, गोला इन द सेंस ब्रैकेट करवाया था पर्सन टैक्स इनकम। कि अगर आपको इनकम टैक्स को ग्रीप करना है तो ये पर्सन को जानना है, टैक्स को जानना है, मैंने टैक्स रेट को जानना है, इनकम अलग अलग जो सोर्स है उसे जानना है, और इंडिविजुअल इंसान का या एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है। अगर ये पूरा जान लेते हो इसका मतलब है कि आप इनकम टैक्स जान गए, ठीक है। लेकिन इतना सिंपल होता, ये 4 लाइन में अगर पूरा हो जाता तो फिर 700-800 पेज का किताब ना बनता, ठीक है। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के तहत मैंने आप लोगों को पर्सन के बारे में बता रहा था। पर्सन कौन? पर्सन माने बेसिकली इंग्लिश में हम लोग पर्सन का मतलब समझते हैं, इंग्लिश में पर्सन का मतलब समझते हैं व्यक्ति या इंसान, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग हैं। हाँ। इंग्लिश में नॉर्मली पर्सन का मतलब समझते हैं पर्सन या व्यक्ति। इनकम टैक्स वाले पर्सन को पर्सन ही समझते हैं, बट इंग्लिश जैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामेटिकली जिससे समझते हैं, इनकम टैक्स इसको थोड़ा सा और इलाबोरेटिव वे में समझते हैं। इनमें किसी व्यक्ति को ही नहीं माना जाता, इसमें 7 तरह का लोग हैं, ठीक है, जिसको इनकम टैक्स आइडेंटिफाई करता है। क्यों? क्योंकि भाई इनसे छीनना है। क्या छीनना है? पैसा छीनना। सर ऐसा लैंग्वेज क्यों बोल रही हूँ? सर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ठीक है, गवर्नमेंट इनको इसीलिए आइडेंटिफाई करता है क्योंकि गवर्नमेंट को इनसे टैक्स चाहिए होता है।
ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट इनको अलग अलग नाम दिया है। जैसे मानो हम हमारे जैसे लोग जो हैं इन्हें इंडिविजुअल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इंडिविजुअल कहते हैं। फिर इंडिविजुअल भी टाइप्स में 3 तरह का इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को भी 3 तरीके से बांटा गया। एक 60 साल के नीचे, एक 60 से 80 के बीच में सीनियर, 60 से 80 के बीच में सीनियर, और 80 के ऊपर चला जाएगा तो सुपर सीनियर। 3 तरीके से गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल को भी बांट दिया, क्योंकि एज पर दी एज के हिसाब से टैक्स रेट में बदलाव होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि 60 साल के नीचे होगा तो मिनिमम टैक्स रेट है 2.5 लाख तक का, आपका कोई टैक्स नहीं है। अगर आप सालाना मैंने एवरी ईयर 2,50,000 तक भी कमा लेते हो, आपको गवर्नमेंट के घर में 1 पैसा देना नहीं है। ठीक है, ना तो गवर्नमेंट आपको मांगेगा, ना तो आपको भी देने का जरूरत है। ठीक है। लेकिन अगर आपका इनकम 2,50,000 क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तो वहां से रेंज चालू हो जाता है। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख का रेंज है, 5 से 10 का रेंज है, 10 के ऊपर का रेंज है, 50 लाख के ऊपर भी एक रेंज है। मैं आपको बताऊंगा आज के, ठीक है, धीरे धीरे सार चार्ज कब लगता है उसका कैलकुलेशन रिबेट का आप दिखाएंगे, टैक्स एरिया रिबेट। हाँ बताऊंगा। सार चार्ज भी तो नहीं बताया, सार चार्ज भी तो नहीं बताया। ठीक है, ठीक है, रिबेट रिबेट भी नहीं बताया, सार चार्ज भी नहीं बताया। 12,500 तक नहीं होता है ना मैक्सिमम। हाँ 12,500 भी है, और एक न्यू रूल में भी आया है 25,000 का। 25,000 तो वो नया नया रूल 15 BSc। बेसिक बताऊंगा, अभी कंफ्यूज मत कर ना खुद को ना दूसरे को। ठीक है, अभी सिंपल तरीके से समझो कि अप टू 2.5 लाख तक नील है, और 2.5 लाख से 5 लाख तक का 5% का स्लैब है। फिर 5 से 10 लाख तक का 20% का है, और 10 लाख के ऊपर चला जाए तो 30% का है। ये सर नॉर्मल टैक्स रेट है, इसे नॉर्मल कहते हैं। लेकिन आजकल एक डिफॉल्ट रेट भी आया है जो मैं लास्ट दिन समझा रहा था। लेकिन इतना समझो कि ये जो एज का कॉन्सेप्ट है, ये एज से एक्चुअली टैक्स रेट में चेंजेस है। कि 60 के नीचे का लोगों का रेट अलग होता है, 60 के ऊपर से 80 के तक का लोगों का रेट अलग होता है, और 80 साल के ऊपर जिनको सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं हम लोग, इनकम टैक्स भी कहते हैं, इनका रेट भी अलग होता है। इसलिए इंडिविजुअल को भी गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इंडिविजुअल माने नेचुरल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट इनको अलग कर दिया, 3 इंडिविजुअल को भी अलग कर दिया, ताकि टैक्स कैलकुलेशन माने कैलकुलेशंस में आसानी हो और टैक्स कलेक्ट करने में भी आसानी हो। अब आप बोलोगे सर 60 के 80 के बीच में लोगों का अलग क्यों? क्योंकि सर वो बूढ़ा हो रहा है ना, इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा उनको कभी थोड़ा थोड़ा छूट देता है। ठीक है, जो 60 के नीचे के लोगों को कम मिलता है। ठीक है, क्योंकि 60 के नीचे माने एक्टिव माना जाता है, यूथफुल माना जाता है। 60 के ऊपर चला जाएगा माने वो बूढ़ा हो गया, और 80 के ऊपर चला गया माने सुपर सुपर बूढ़ा हो गया। तो जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता रहता है, गवर्नमेंट थोड़ा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देते हैं, और वही फैसिलिटीज के कारण टैक्स रेट में बदलाव होता है। दिस इज द रीजन, ये रीजन है। अच्छा, फिर एचयूएफ का एक मैटर है जिसके बारे में लास्ट दिन बात की। आप कोई बोलेगा सर ये तो जात पात वाला टॉपिक है, आपको जो मर्जी आप समझ लो, कोई जात पात तो माने ना माने, बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, ये एक क्या है, पर्सन है। इसके तहत हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली माने जॉइंट फैमिली बिजनेस, इसको समझना है तो जॉइंट फैमिली बिजनेस के एंगल से समझो कि जॉइंट फैमिली बिजनेस हमारे देश में बहुत चलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉइंट फैमिली बिजनेस में जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं उनसे टैक्स लेते हैं, उन्हें कर्ता कहा जाता है। ठीक है, उन्हें इसका अलग, इसका रेट इंडिविजुअल की तरह ही होता है, इसका जो रेट ऑफ टैक्स है वो इंडिविजुअल की तरह ही होता है, लेकिन इनका कैलकुलेशन का जो तरीका है वो अलग है। यानी कैलकुलेशन तरीका माने स्पेशली इनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन और एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन डिफरेंट है, रूल अलग है। मैं आगे आगे बताता हूँ। फिर मैंने आपको एक बताया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बीओआई, मैंने 2-4 इंडिविजुअल मिलकर एक बॉडी ऑफ ग्रुप बनाया, और वो भी पैसा कहीं से जुगाड़ कर रहे हैं। ठीक है, मानो जैसे मैं आपको बोला था दुर्गा पूजा कमेटी या कोई क्लब्स, ठीक है, इस तरह का। ठीक है, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। फिर आया था एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये जितना सारा पर्सन है सब मिलके एक एसोसिएशन हो सकता है। मैंने एक एसोसिएशन का मेंबर एक कंपनी हो सकता है, एक पार्टनरशिप फार्म हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक एचयूएफ हो सकता है, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी हो सकते हैं। सर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के बारे में मैंने कहा था कि नॉर्मली मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा ये सब आर्टिफिशियल जुरिडिकल में आते हैं, या फिर साथ में लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी माने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, जिला परिषद, लोकल बोर्ड, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। सर ये तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ। अरे सर ऑर्गेनाइजेशन सरकारी हो या बेसरकारी फर्क नहीं पड़ता, जहां पर इनकम का सोर्स होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस सोर्स को पकड़ेगा।
पैसा टैक्स लेगा कि नहीं लेगा वो तो बाद में बता देता है, ठीक है, लेकिन सोर्स को पता करना है कि भाई कहाँ कहाँ से लोगों को इनकम होता है। एक इंडिविजुअल जॉब करके कमाते हैं जिसको सैलरी इनकम बोलते हैं, रेंटेड इनकम कमाते हैं जिसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहते हैं, सब आगे आगे बताऊंगा ना सर। एक इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं, जैसे आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के, कंपनी सेक्रेटरी बन के, कॉस्ट अकाउंटेंट बन के, या स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स बन के क्या करोगे, प्रोफेशनल्स बनोगे। तो प्रोफेशनल्स का अलग इनकम होते हैं, और इधर आपका बिजनेसमैन का अपना इनकम होता है, वो टर्नओवर में कमाते हैं, गुड्स बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं, ठीक है। तो हाँ, टर्नओवर होते हैं या ग्रॉस रिसीव भी बोला जाता है। फिर मानो कोई बोलता है कि मेरा ना तो सैलरी इनकम है, मेरा ना तो हाउस प्रॉपर्टी से रेंटेड इनकम है, मेरा ना तो बिजनेस का इनकम है, मेरा ना तो प्रोफेशन का इनकम है, फिर भी बंदे का चल रहा है, अदर इनकम है, उसको अदर सोर्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, अदर सोर्स मैंने गिफ्ट मिलके चल सकता है, लॉटरी से चल सकता है, घोड़दौड़ से चल सकता है, या फिर घोड़दौड़ रेस कोर्स में पैसा लगा के चल रहे हैं, ठीक है। बैटिंग इलीगल है। बेटिंग, हाँ बेटिंग इलीगल है, इलीगल अदर इनकम, ठीक है। इनकम इलीगल है क्योंकि उसका बेटिंग कॉन्सेप्ट इलीगल है, लेकिन उसका अगर तुम उसको टैक्स दे दोगे ना तो मनी जो है वो व्हाइट मनी हो जाए। किसी भी पैसे को अगर तुम टैक्स क्लियर कर देते हो वो पैसा सादा हो जाता है, तुम्हारा वो काम गलत है उसका सजा अलग है। टैक्स देने से सारा पैसा सादा हो जाएगा। मानो चोरी करके भी टैक्स दे दो, तुम्हारा पैसा काला धन नहीं है। मानो तुमने तुमने डकैती किया, ठीक है, डकैती करने के बाद तुमको पैसा मिला, तुमने इनकम टैक्स भरा, तुम्हारा पैसा काला धन नहीं है। दिखाएगा कैसे बंदा कि पैसा का वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा मेरा ये मतलब डकैती करना मेरा प्रोफेशन है, वो तो नहीं बोल सकता। वो बोलेगा मेरा सर्विस इंडस्ट्री है, कुछ भी एक नाम देके इनकम टैक्स भर देगा, ठीक है। अगर देखो यही सब चक्कर में तो वो गलत में मैंने बेसिकली, सॉरी, करप्शन इसीलिए होता है ना, करप्शन इसीलिए होता है कि सोर्स ऑफ इनकम अगर गलत हो जाता है तुम तो पेनल कोड में चले जाओगे, आईपीसी में चले जाओगे, और आईपीसी में चले जाओगे तो फिर ये इनकम पे क्या करोगे, पहले जेल में सड़ो। ठीक है सर। अच्छा, तो ये सब पर्सन के बारे में जानना है, जो मैं अभी एक्चुअली आपको जानकारी इसी के बारे में दे रहा हूँ आजकल, है ना। जैसे लास्ट दिन में इंडिविजुअल के बारे में लिखा था, एचयूएफ के बारे में लिखा था ना, एचयूएफ के बारे में। आपने वहां तक दिखाया फॉर्म पार्टनर। हाँ, ये देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मींस जॉइंट फैमिली, जैन सिख इज नॉट हिंदू बट दे कैन फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मुस्लिम कैन नॉट फॉर्म एचयूएफ, ठीक है, ये रूल है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब डिस्कशन थोड़ा बहुत मैंने लास्ट दिन किया था, आज और नहीं करूँ, ठीक है। अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है उसमें दो रूल चलता है, एक दाया भागा रूल और एक मितक्षरा रूल, ठीक है। एचयूएफ जॉइंट फैमिली में दो रूल चलता है, एक दाया भागा, एक मितक्षरा। सर होता क्या है दाया भागा में और मितक्षरा में, ये भी मैंने लास्ट दिन बताया था। क्या बताया था सर, दाया भागा में कॉन्सेप्ट क्या चलता है कि दाया भागा रूल वेस्ट बंगाल एंड आसाम में चलता है। जब तक माँ बाबा जिंदा होता है, ठीक है, तब तक प्रॉपर्टी में बच्चे का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। जब तक माँ बाबा जिंदा है मैंने बेचे आज, ठीक है, लिवेबल, ठीक है। जब तक माँ बाबा लाइव है तब तक बच्चे लोगों का प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है। माँ बाबा जाने के बाद ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज ऑटोमेटिक। लेकिन मितक्षरा सिस्टम जो है, मितक्षरा बोलते हैं, मितक्षरा सिस्टम में जो रेस्ट ऑफ इंडिया में चलता है, वेस्ट बंगाल आसाम छोड़ के बाकी भारत में, उसमें बच्चा जन्म लेते ही, इवन जन्म लेना तो छोड़ो, माँ के कोख के अंदर, कोख माने मायर पेट, ठीक है, जब माँ के गर्भ के अंदर बच्चा जन्म लेता है ना, उसके अपने परिवार का जो जमीन है या जायदाद जितना भी है उसमें अधिकार आता है। ये पूरे भारत में लगता है कि बच्चा पेट में होगा तो उसका हिस्सा, इवन मानो बच्चा जन्म लेने के बाद वो बोलते हैं कि मैं अलग रहूंगा, तो उसको प्रॉपर्टी से उसका जितना हिस्सा होता है प्रोपोर्शनेटली वो उसके नाम पे हो सकता है। ये एक सामाजिक सिस्टम है, ये सामाजिक सिस्टम है, ये बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको लेके ज्यादा डिस्कस नहीं करे तो अच्छा है, ठीक है। अब इसका, आप कोई बोलेगा सर ये अच्छा है ये बुरा है, अब अच्छा बुरा का बात मैं क्या बोलूं, इसके ज्यादा बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक सिस्टम है, और ये सिस्टम कभी बोलोगे अच्छा है कभी बोलोगे खराब है, ठीक है।
देखो, बच्चों के नाम पे जमीन जायदाद होने का एक सुविधा जैसे है कि बच्चे का हक माँ बाप भी नहीं छीन सकता। ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है ना कि माँ बाप कई बार ऐसे होते हैं सर, समाज में अलग अलग चीज देखने को मिलता है। आप लोग अभी जितना और समय जाएगा, आप लोग और बड़े होते जाओगे, मैच्योर होते जाओगे, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कभी सुनोगे कि माँ बाप बच्चे को घर से बाहर कर दिया, कभी ये भी सुनोगे कि बच्चा माँ बाप को घर से बाहर कर दिया। ठीक है, तो दोनों चीज देखने को मिलता है। अब क्या बोलेंगे, वेस्ट बंगाल आसाम सही है कि रेस्ट ऑफ इंडिया सही है? बोल ही नहीं सकते कि कौन सही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस या एग्जाम्पल समाज में है कि जहां पर माँ बाबा बच्चे को सारा चीज दे दिया, फिर माँ बाबा को वृद्धाश्रम में रख के आ गया। कहीं कहीं केस में तो वो भी नहीं है। काशी की कभी चाहोगे ना, हरिद्वार में, काशी में देखना कैसे बूढ़े बुजुर्ग रास्ते में पड़ा है। और बंगाल से तो ये ज्यादा है। तो अगर कभी काशी में जाते हो, बनारस में जाते हो, हरिद्वार में जाते हो, सुनने में खराब लगता है, बट मैं आपको हार्डकोर ट्रूथ बता रहा हूँ। तो वहां पर जाके देखो, जितना बुजुर्ग महिला, माने ओल्ड एज, ज्यादातर तुमको बंगाली मिलेगा। आई डोंट नो व्हाई। इसका मतलब ये है कि बाकी जो कास्ट है वो अपने माँ बाप को बूढ़े उम्र तक देखते हैं, शायद बंगाली कम देखता है, तभी ना इतना बंगाली औरत वहां पर देखता है। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं जितना देखा अभी तक, मैं ज्यादातर बंगाली देखा परसेंटेज। रीजन समझ में नहीं आया। आप बोलोगे सर मैं खुद बंगाली होके बोल रहा हूँ। अब जो चीज देखा मैं वो बता। अब इसका मैंने मैं किसी को छोटा बड़ा करने का मतलब, मैं खुद को क्या छोटा करूं? मैं खुद बंगाली होकर खुद को छोटा बोलूंगा? मैं एक सच्चाई जो देखा हुआ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कास्ट को मैं अच्छा ज्यादा बोल रहा हूँ और बंगाली को छोटा कर रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। तो अभी थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात हो गया ना सर। देखो, इसलिए मैं बोल रहा था कि ज्यादा ना बोले तो अच्छा है। इसलिए दाई भागा सिस्टम अच्छा है कि मिताक्ष करा सिस्टम अच्छा है, इसको लेके सिचुएशन टू सिचुएशन। अब माँ बाप बच्चे को निकाल देते, कितने सारे केसेस हैं। बच्चा अगर अच्छा है ना, इमोशनल है थोड़ा, माँ बाप की बातों में नहीं चलता है, तो माँ बाप भी बच्चे को देखता नहीं है, ये मेरे हिसाब से नहीं चलता, इसको घर से बाहर कर दो। ऐसे भी केसेस है। और ऐसे केसेस में वो अगर दाएं भागा के अंदर है तो बंदा फंस जाएगा। और मितक शरक के केस में उसको अधिकार है। लेकिन मितक शरक के केस में मानो बच्चे का हक है अपने संपत्ति में, और वो अपना संपत्ति लेके, ठीक है, और माँ बाबा को चीट कर सकता है। तो बेसिकली देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो जानना पड़ता है, क्योंकि पैसे का मैटर है, इनकम का मैटर है, संपत्ति का मैटर है। जब आप लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं ना, तो वहां पर हमें संपत्ति बताना पड़ता है। हाँ सर, जब इनकम टैक्स फाइल होता है, तुम्हारे पास कितना, तुम्हारा बैलेंस शीट फाइल होता है तो, हाँ, एसेट लाइबिलिटी फाइल होता है। तो जब तुम एसेट लाइबिलिटी फाइल करते हो, स्पेशली बिजनेसमैन को तो करना ही पड़ता है, प्रोफेशनल्स को। तो जब तुम्हारा एसेट लाइबिलिटी फाइल होता है, तो एसेट में तुम्हारे पास कितने का बिल्डिंग है, कितने का तुम्हारे पास फर्नीचर है, सब दिखाना पड़ता है। अब तुम ज्यादा झूठ झाट दिखाओगे ना, और बाद में पता चले, ठीक है, तो भाई गाय भैंस पानी में, बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, सो बी केयरफुल। मोबाइल में क्या है? आज तो मोबाइल में कुछ नहीं चल रहा है, शेयर मार्केट देख रहे थे। अच्छा, पार्टनरशिप सेक्शन 2 सबसेक्शन 23। सर ये भी एक पर्सन है जिसके बारे में मैं डिटेल्स में थोड़ा आप लोगों को बता रहा था कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है, ये क्या कॉन्सेप्ट में चलता है। पार्टनरशिप बिजनेस बेसिकली रजिस्ट्रेशन बेसिस में होता है। अच्छा, नॉन रजिस्ट्रेशन करके भी पार्टनरशिप हो सकता है। ऐसे पार्टनरशिप को आप लोग जानते हो, बचपन से जानते हो, क्योंकि 11-12 लेवल में अकाउंट्स भी होते हैं पार्टनरशिप के। तो पार्टनरशिप बिजनेस इंडिया में बहुत ज्यादा ही है। माने थोड़ा सा अगर ऑर्गेनाइज सिस्टम में बिजनेस चलता है, तो कंपनी से ज्यादा ही आपको पार्टनरशिप दिख जाएगा। तो इसीलिए पार्टनरशिप जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 के अंदर है, क्या बोलते हैं सर भाई, 2 और मोर पर्सन ज्वाइनिंग हैंड्स टुगेदर विद ए कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड कॉमन एक्शन। ध्यान से सुनना बात को, कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड कॉमन एक्शन। ठीक है, तो जहां पर ऑब्जेक्टिव भी सेम है और एक्शन भी सेम है, और रजिस्टर बाय एन इंस्ट्रूमेंट। रजिस्टर बाय एन इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नोन एज पार्टनरशिप। टैक्स रेट कितना है? फ्लैट 30%। जनरल रेट जो है 30%। अब आगे और एक बार रेट बताऊंगा। ठीक है, सब कुछ कंफर्म मतलब सिखाने के बाद पर्सन वगैरह, फिर एक पूरा रेट चार्ट फिर से लिखाऊं। लेकिन अभी जहां जहां जैसा है मैं आपको थोड़ा बता दूं।
अच्छा ये देखो सर, अब इसमें मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, टैक्स रेट फ्लैट 30% है, तो अगर मानो कि कोई पार्टनरशिप इनकम कर रहा है और टैक्स दे रहा है, तो मानो इनकम कर रहा है 1 लाख, तो प्लीज मुझे इतना बताओ कि अगर 1 लाख इनकम करेगा तो टैक्स कितना देगा, अगर 30% रेट है तो 30। सर अगर 10 लाख कमा रहे हैं तो कितना टैक्स देगा? लिख लो लिख लो। हाँ सर, लिखाने के लिए तो लिख रहा हूँ। 1 लाख कमा रहा है तो 30% बने 3,000, नहीं सॉरी 30,000। 10 लाख कमा रहे हैं तो 3 लाख। ये देखो अभी भी रेट वही है, फार्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी 30%, ठीक है, मतलब रिसेंट जो चेंजेस है उसमें भी 30% ही रखा गया, ठीक है। तो पार्टनरशिप का रेट कितना है? 30%। लास्ट दिन में इंडिविजुअल लिखा था ना, इसलिए और इंडिविजुअल में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ पार्टनरशिप पे बात करो कि पार्टनरशिप का रेट कितना है। फार्म एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी, इनका रेट 30% है, याद रहेगा सर। फार्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी। अब कोई बोलेगा सर एलएलपी क्या है, व्हाट इज एलएलपी? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये कौन होते हैं, कौन होते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? पार्टनर ये होते हैं दो लोग या दो लोग से ज्यादा बिजनेस चालू करते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस चालू करते हैं ताकि उनका घर बार कोलैटरल में ना चला जाए। वेरी गुड। बेसिकली पार्टनरशिप ही है बिजनेस कंपनी का थोड़ा लेकिन कंपनी जैसा फैसिलिटीज उनको दिया गया है। ये नया एक्ट है, 2008 में आया है। ये एक न्यू मोड ऑफ बिजनेस है। आजकल ज्यादातर बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस एलएलपी थ्रू से ही बन रहा है। इसमें एक सुविधा, सबसे ज्यादा सुविधा है कि आप इसके लिए ना फंडिंग के लिए जा सकते हो। नॉर्मल पार्टनरशिप में कोई फंडिंग नहीं करना चाहेगा, लेकिन अगर आप एलएलपी बनाओगे, मानो शार्क टैंक देखते हो ना आप लोग, है ना, तो अगर आपको माने एलएलपी है तो शार्क टैंक में जाके अगर आपको फंड इकट्ठा करना है, रेज करना है, तो इस तरह का वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं इनको, तो वेंचर फंड भी आप ले सकते हो। वेंचर फंड इन द सेंस जब किसी के बिजनेस पे कोई और पैसा लगाता है, ठीक है। तो नॉर्मल ट्रेडिशनल पार्टनरशिप पे या इंडिविजुअल पे नॉर्मली कोई पैसा नहीं लगाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में पैसा लगाना चाहता है तो कंपनी होना चाहिए। तो पार्टनरशिप बिजनेस में नॉर्मली लगाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा पर्सनल लेवल में है। लेकिन एलएलपी में पैसा लगाना थोड़ा इजी होता है, इसलिए एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस आज की डेट में डे बाई डे पॉपुलर है। टैक्स रेट इनका जो भी इनकम होता है 30% इनकम, ठीक है, 30% टैक्स में चला जाता है। तो 1 लाख में 30,000, 10 लाख में 3 लाख, 1 करोड़ में 30 लाख सब टैक्स लेंगे। 1 करोड़ में 30 लाख सर अगर 10 तीन और अगर 1 लाख का लॉस हो जाता है तो, टैक्स निकल अगर 1 लाख का लॉस हो जाए तो नेगेटिव में लिखा मैंने, ये ब्रैकेट में दे दिया मैंने, इनकम है पर नेगेटिव इनकम है। अगर टैक्स तब देना नहीं पड़ता अगर लॉस, क्योंकि कंपनी कई बार लॉस दिखा के टैक्स बचाने की कोशिश कर। हाँ सर, ऑनलाइन में कोई कुछ बोलेगा? प्रिया, सनौन बोलो, शालिनी, अभिजीत, क्या लगता है कि अगर कोई बिजनेस 1 लाख का लॉस करेगा तो कितना टैक्स देगा? पार्टनरशिप रेट 30% है। अरे कितना लग रहा है? किसी का आवाज नहीं है। आप लोग मेरा आवाज पा रहे हो, सुन पा रहे हो सर? হ্যাঁ স্যার। কত টাকা ট্যাক্স দেবে 1 লাখ টাকা লস করলে? अरे कुछ तो बताओ। थैंक यू सर सब। हाँ बोलो। हाँ अभिजीत बोल। 30% দিয়ে 30% কত দেবে? 1 লাখ টাকা লস করেছিস তো তাও 30% ট্যাক্স দিবি? মানে 1 লাখ টাকা লস মানে পাস নি তো, ইনকামই হয়নি। टैक्स नहीं इनकम ही तो नहीं हुआ सर। आप लोग सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हो? करता है, सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हो? इनकम टैक्स। तो जीरो सही है क्या?
हाँ सर वही बिल्कुल। तो मैं बोला, कंपनी कहीं पे जानबूझ के लॉस दिखाती है कहीं टाइम दिलाना। ठीक है, इसीलिए तो पूछा, ये क्वेश्चन तो ऐसे सिली क्वेश्चन है, बहुत ही बोका बोका क्वेश्चन। क्वेश्चन जो मैंने किया बोका बोका क्वेश्चन किया ना, कि 1 लाख का लॉस होगा तो कितना टैक्स देना होगा, बेसिकली 0 टैक्स देना है। क्यों? क्योंकि इनकम का टैक्स होता है, लॉस का नहीं। इसीलिए सब्जेक्ट का नाम इनकम टैक्स है, लॉस टैक्स थोड़ी है। ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला है कि लॉस करेगा फिर भी हमें टैक्स देना है, ऐसा नहीं है। लॉस करने से उल्टा टैक्स में बेनिफिट होता है, बचत होता है टैक्स में। इसके लिए एक चैप्टर आएगा, सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड बोल के, कि लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करके टैक्स में बेनिफिट ले सकते हो। और जैसे वो बताया कि कई बार कंपनी जानबूझ के लॉस दिखाते हैं टैक्स ना देने के लिए, ठीक है, हाँ, टैक्स इवेशन, तो वो गलत चीज है, इलीगल चीज है, पर करता है, पर करता है, यस करता है। इतना बड़ा बड़ा सीए को इसको लगा गया। ठीक है सर, बात समझ में आ रहा है आप लोग? तो नेगेटिव इनकम, या 1 लाख का अगर आपका नेगेटिव इनकम है तो ये बेसिकली आपका लॉस है, और इस लॉस के ऊपर आपको एक्चुअली कोई टैक्स नहीं देना है। तो क्या लिखोगे? नील, नील टैक्स है। मेरे यहाँ पर जगह कम था इसलिए मैंने साइड करके लिखा, आप लोग जैसे मैंने फॉर्मेट है उसी तरह लिखो, मैंने इसके नीचे लिखा, मेरे यहाँ पर जगह कम था इसलिए मैंने साइड करके लिखा। এই অভিজিৎ বুঝতে পারলি কথাটা? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, ओके। सैनन को मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? शालिनी को? ओके, शालिनी का भी आवाज नहीं आ रहा है, प्रिया का भी। ओके, चलो सर। तो ये था पार्टनरशिप का एक बेसिक बात, ठीक है, कि पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप का टैक्स रेट क्या चल रहा है। ठीक है, रिसेंट अपडेट भी 30% ही है। अच्छा, और किसके बारे में जानना है सर? सर जानने के लिए तो बहुत लोग हैं, ये सब पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, हेडिंग कर दो एओपी। क्या हेडिंग करोगे? एओपी। अच्छा, वो लास्ट दिन मैंने एचयूएफ का टैक्स रेट लिखा दिया था? नहीं, नहीं, एचयूएफ का टैक्स रेट लिख लो सर, एचयूएफ का टैक्स रेट लिख लो, ये वाला रेट है। एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है, एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजिम, ठीक है, एज पर दी, सेम है। सेम है। जो इंडिविजुअल का बिलो 60 इयर्स का रेट जो होता है वही रेट एचयूएफ का भी होता है। और सिर्फ एचयूएफ का ही नहीं, एओपी का भी होता है, बीओआई का भी होता है। पहले एचयूएफ जहां पर मैंने लास्ट दिन लिखाया था उसके नीचे आप ये रेट लिख दो। माने अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जैसे मानो मैं अपना ही एक फैमिली का बताता हूँ, मेरे रिलेटिव्स में किसी का, मैंने किसी का नहीं, बेसिकली मेरा मैटरनल साइड में स्वीट शॉप है, ठीक है, मिठाई का दुकान। तो वो दुकान जो है ना उनका, वो स्वीट शॉप ज्वाइंट है, ज्वाइंटली है, ठीक है, ज्वाइंटली मैंने 6 भाई का दुकान, ठीक है, तो 6 ब्रदर्स मिलके वो स्वीट शॉप चलाते हैं। तो 6 भाई मिलके जब एक स्वीट शॉप चलाते हैं, कौन से बिजनेस कैटेगरी में आ जाएगा, ये कौन से पर्सन कैटेगरी में आएगा? ये एचयूएफ कैटेगरी में है। अब एक स्वीट शॉप ये कोलकाता में ही है सर, नॉर्थ कोलकाता में श्याम बाजार साइड में है, जोड़ा बागान कंपनी बागान बोल के एरिया है, उस एरिया में है, पुराना कोलकाता। हाँ सर, अच्छा, हाँ ज्यादातर केस में ये मिठाई का दुकान जितना लोगों का है ना, ज्यादातर सब एचयूएफ ही है। क्योंकि ये सब जो लोग बाई कास्ट ग्वाला होते हैं बंगाल में, जैसे घोष, ठीक है, बंगाल में घोष होते हैं, और बिहार में जाओगे तो जादव होता है, ठीक है, एक ही है बेसिकली। वो कृष्ण भगवान का जो वंशज माना जाता है ना, वही लोग बेसिकली ग्वाला का काम करते हैं। बहुत हिस्टोरिकल रीजन है इसका। ये केष्टपुर एरिया है, एक केष्टो माने बेसिकली कृष्ण का नाम है केष्ट, ठीक है, कृष्ण को लोग कई बार थोड़ा प्यार से केष्टो बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली जगह का नाम केष्टोपुर नहीं है, इसका एक्चुअल नाम है कृष्णापुर। हाँ, इसका एक्चुअल नाम, हाँ इसका एक्चुअल नेम है कृष्णापुर। इवन इसका जो माने गवर्नमेंट का जो पंचायत ऑफिस का नाम है कृष्णापुर है, केष्टोपुर नहीं है, कृष्णापुर। तुम अगर ये केष्टपुर के उस पार चले जाओ, मैंने वीआईपी रोड के उस पार चले जाओगे तो तुमको एक स्कूल मिलेगा, बहुत पुराना स्कूल है। वहां पर वो क्या लिखे, बहुत बड़ा 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 बिग स्कूल है, दमदम पार्क में पड़ता है, आज का दमदम पार्क में पड़ता है। उसका नाम है कृष्णापुर उच्च माध्यमिक विद्यालय, ऐसा कुछ। और तुम अंदर भी जिधर भी जाओगे, स्कूल के नाम से पता लगता है ना किस जगह का ओरिजिनल नाम क्या है।
तो ये एक्चुअली ग्वाला लोगों का जगह। यहाँ पर बहुत सारे लोग, वो ग्वाला इन द सेंस जो लोग दूध का कारोबार करते हैं। आजकल सब कम हो गया है, सब घर बार दे दिया, रियल एस्टेट बन गया, घर भाड़ा दे के खाता है, ग्वाला का काम नहीं करता है। लेकिन ये एरिया का नाम इसीलिए ये नाम। बागुएटी में भी बहुत सारे लोग चावल का बिजनेस में, बागुई का भी अलग है कहानी, बागुएटी का भी अलग कहानी। वो लोग सब राइस मर्चेंट था और बहुत बड़े जमींदार था। ब्रिटिश का एक रेल लाइन था वहां पर। हाँ, वो बागुएटी के ऊपर से मीटर गेज लाइन, इतना छोटा सा, ठीक है। वो पहले वो लाइन था, तो बागुई हाटी बने। बागुई एक्चुअली बागुई हाटी नहीं है, बागुई आती, बागुई अति। हाँ, बागुई अति, अति माने क्या, ज्यादा, ठीक है। तो बागुई लोगों का बहुत ज्यादा जगह है, ठीक है। तो वो बागुई एक कास्ट माने बेसिकली एक टाइटल है, ठीक है। उन लोग है बागुई, वहां से उस जगह का नाम है बागुई। सब राइस मर्चेंट का जगह था। अगर वो जगह के रोड बहुत बेकार है और नाली और बाकी सब। अब सारा लोग अगर इधर ही आके रहेगा तो क्या करेगा। जितना लोग अब बड़ा बाजार में घर दर छोड़ के हो गए, सब आके केस्टपुर बागुएटी में ही तो रहते हैं। इतने इतना भीड़ हो गई, रेंट भी एकदम स्काई रॉकेटिंग हो गया, सब यही है। सब यहाँ पर आके। केस्टपुर में तो लोग मैंने सिर्फ रहने के लिए, जितना लोग सॉल्ट लेक पे काम करने आते हैं, न्यू टाउन में काम करते हैं, सब कहाँ रहते हैं, केस्टपुर में ही तो रहते हैं। इजी ब्रदर। इजी पड़ता है, सस्ता पड़ता है, रिजनेबल पड़ता है, सेम फैसिलिटीज मिल जाता है, कैनल के इस पार उस पार है। सॉल्ट लेक में रहेगा, सब कुछ अवेलेबल है। इसीलिए केस्टपुर का रेंटेड डिमांड बहुत हाई रहता है, और हाई भी रहता है और रिजनेबल भी है। क्योंकि न्यू टाउन में रहोगे, हाई रेंट में रहना पड़ेगा। बांगू क्लिफ्टन का अलग केस, वो तो एक करोड़ के फ्लैट है। उसका अलग केस। रेंट भी कम है वहां पर, डिमांड सप्लाई भी कम है। पर फ्लैट का रेट बहुत ज्यादा है। रेट ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा प्लानिंग है, इसीलिए प्लान ज्यादा है ना। हाँ? छोड़ो से। अच्छा अच्छा, ये HUF AOP पे लिख लो सर। HUF जहां पर मैंने लास्ट दिन लिखा था उसके नीचे ये रेट कंप्लीट करो। अप टू 2,50,000 तक एक जॉइंट फैमिली बिजनेस को कोई टैक्स नहीं देना है। अच्छा, जॉइंट फैमिली में टैक्स किसके नाम पे होता है, कर्ता के नाम पे होता है। इवन मैं ये चीज आपको यहां से भी दिखा सकता हूँ। क्या, कहाँ जाना है, आप चले जाओ incometax.government.in के साइट में। एक सेकेंड, इनकम टैक्स e-filing.government.in, ठीक है। यहाँ जाके यहाँ क्लिक कर। जैसे मैं क्लिक किया, देखो इनकम टैक्स, ये गवर्नमेंट का साइट है रे बाबा। ये देखो यहाँ पर कुछ क्विक लिंक दिया है। मैं धीरे धीरे ये सब चीज, अल्टीमेटली आगे आगे टैक्स एक्सपर्ट होना है तो ये पूरा वेबसाइट को समझना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल बेसिक लेवल में बात कर रहा हूँ तो बेसिक बात ही कर रहा हूँ। देखो एक हेड ही बन दिया इंडिविजुअल और HUF के। नॉन कंपनी के नॉन कंपनी मैंने जो बेसिकली कंपनी के अंदर नहीं आता, पार्टनरशिप हो सकता है, ठीक है। AOP BY यहाँ आ सकता है, ये देखो AOP BY ट्रस्ट पार्टनरशिप लोकल अथॉरिटी, जो कंपनी नहीं है पर पर्सन तो है, जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। वही चीज यहाँ पर प्रैक्टिकली गवर्नमेंट के साइड में जब भी आपको टैक्स फाइल करना हो या कुछ भी करना हो, इस तरह से करना है। टैक्स प्रोफेशनल वाला एक बार क्लिक किया, टैक्स प्रोफेशनल एंड अदर्स। কি হয়েছে, ইনকাম 4 লাখ হলে যদি 80 প্লাস হয় তাহলে কি ট্যাক্স রেট শুধু নীল লিখবো? यस, लास्ट दिन का क्वेश्चनটা। यस सर, यस प्रिया। 5 लाख का मिलता है उनको एग्जेम्पशन। 5 लाख तक का इनकम में टैक्स नहीं। किस में क्लिक करना है? ये टैक्स प्रोफेशनल, टैक्स प्रोफेशनल्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट, ई रिटर्न इंटरमीडियरी, कोई भी कर सकते हैं, CA CS भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज, टैक्स रिटर्न कलेक्शन। ठीक है, ये सब कर सकते हैं। टैक्स डिडक्टर कलेक्टर मैंने TDS एंड TCS कलेक्टर, मैंने जो लोग जिस बिजनेस को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को, या आगे आगे पढ़ाऊंगा मैं TDS के या TCS के बारे में, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को TDS काटने का रूल है कि वो जब भी किसी को पेमेंट करेगा TDS काट के पेमेंट करेगा, या फिर जब भी किसी से पेमेंट लेगा तो TCS कलेक्ट करके पेमेंट लेगा, फिर गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा। और धीरे धीरे बताऊंगा।
बेसिकली इतना समझो, ये जो वेबसाइट है ये सरकार का इनकम का वेबसाइट है, सरकार यहाँ से कमाते हैं और आप लोगों से, आप लोग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी से यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को इनके बारे में जानकारी दो, लोगों को बताओ, ना करने से दिक्कत है, लोगों को थोड़ा डराओ, ठीक है, डराओ इन द सेंस, देखो भाई लोगों को करना भी चाहिए, ठीक है, डराने का क्या है, जिस देश में खाएंगे उस देश में कुछ देंगे नहीं, तो फिर देश का ग्रोथ कैसे हो, है ना। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल ईच में कर्सर को रखा, सैलरीड एम्प्लॉय, बिजनेस प्रोफेशन, सीनियर नॉन रेसिडेंट्स, एच, ठीक है, सब अलग अलग करके आ रहे हैं। अब ये अभी यूज इसको बाद में करना, लेकिन आप लोग अभी सर्फिंग कर सकते हो गूगल में जाके, ठीक है, सर्फिंग कर सकते हो। सर्फिंग आदत करने से आपका एक प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा कि आप जो पढ़ रहे हो एक्चुअली रियल लाइफ चीजें हैं, और अल्टीमेटली जब आपका पूरा नॉलेज बढ़ जाएगा ना, ये सब चीज क्या है नहीं है, ठीक है। देखो इनकम टैक्स प्रैक्टिस में जो होगा ना उसका काम बहुत आसान हो जाता है, बट ये नॉलेज जो अभी आपको मिल रहा है, अगर ये डेवलप हो जाए तो फिर आगे का काम बहुत आसान होता है। अच्छा, कहाँ थे, कुछ लिखा रहे थे, लिख लिया आप लोगों ने, एचईएफ का सारा रेट लिख लिया आप लोगों ने, ये ऑनलाइन में जो लोग हैं उनको भी बोल रहा हूँ, लिखे नहीं है चीज तो, हाँ सर, ओके है सर। सर। এটা না আগের দিনের ক্লাসের সাথে ऐड করবে, लास्ट दिन का जो क्लास आई थिंक अभिजीत का नहीं है, तो लास्ट दिन का जो क्लास है उसको लिखने के बाद ये एचयूएफ का रेट को वहां पर लिखना है, ठीक है। तो अभी हाँ ठीक है ठीक। लिख लिया, বাট আগের দিনের ক্লাসের সাথে একটা লিংক আপ আছে, একটু একটু লিংক আপ করে নিন, ওके, না বুঝতে পারলে জিজ্ঞাসা করুন, ओके सर। तो ये हो गया एचयूएफ का। अच्छा, अब मैं आपको ईओपी के बारे में लिखाने के लिए जा रहा था, चलो लिखो, कौन है ईओपी, लिखिए सर जी। when two or more person when two or more person joining hands together, joining hands together, ठीक है, when two or more person joining hands together with common objective and action but not registered by instrument। इंस्ट्रूमेंट माने कोई डीडी वगैरह नहीं है, एक ऑब्जेक्टिव के लिए ये लोग मिल रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी ठीक है, एक्शन भी ठीक है ना, कॉमन है कि एक पर्पस के लिए हम लोग काम करेंगे, उसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर उस पैसे से क्या करेंगे, कोई डेवलपमेंट की तरह काम कर सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छा बुरा भला बहुत कुछ कर सकते हैं, बट अच्छा ही करें तो अच्छा है, ठीक है। तो लेकिन एक पार्टनरशिप के साथ इसका एक ही फर्क होता है कि पार्टनरशिप में क्या है कि इंस्ट्रूमेंट डीड हो जाता है, एओपी में ऐसा कोई डीड का जरूरत नॉर्मली नहीं है, लेकिन हाँ एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन भी एक होता है, ठीक है, बट नॉट लाइक पार्टनरशिप डीड, नॉट लाइक पार्टनरशिप डीड। सर इसका टैक्स रेट क्या है, सर जैसा एचयूएफ का है वैसा ही है, below 60 है ना, बिलो माने बेसिकली दिस इज द बिलो 60 इयर्स का इंडिविजुअल का जो रेट है, बिलो 60 इयर्स इंडिविजुअल का जो रेट है वही रेट इनका भी है, लिख लो सर, जैसा वर्ड लिखा है वैसा ही लिखो, ठीक है। एओपी का रेट लिखो, अप टू 2.5 लाख नील, पूरा लिख से, क्या लिखा, गोल्ड रिलीज का याद हो गया, नहीं याद नहीं, लिखो बाद में भूल जाओगे, बहुत लिखा है, फिर एक एक करके लिखना होगा सब, इसलिए बोल, आप स्टार्टिंग में आपको याद रहेगा तो मुझे भी दिक्कत नहीं। अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 से 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड above 10 लाख 30%, ठीक है। ये दिस इज द एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम, अभी इसको ऑप्शनल टैक्स रेजिम बोलते हैं, पहले वो पहले ओल्ड था अभी ऑप्शनल हो गया,
अब इसको रोल्ड नहीं बोलते, इसको अभी नॉर्मल बोलते हैं एंड ऑप्शनल बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल, तुम लोग नॉर्मल याद रखो। ठीक है, नॉर्मल प्रोविजंस, नॉर्मल प्रोविजंस में ये रूल है एओपी के लिए। ठीक है, लिख लिया सबाई, लिख से तो अभिजीत, प्रिया, शालिनी, सनौन लिख रहे हो ना सर? हाँ सर। अच्छा सर बीओआई कौन होते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर ये एक इंडिविजुअल्स का ग्रुप है। इंडिविजुअल माने हम आप जैसे लोग हैं। ठीक है, राम श्याम यदु मधु, ठीक है, टॉम डिक हैरी। ठीक है, इंडिविजुअल लोगों का ग्रुप है। ग्रुप क्यों बनाते हैं? कोई भी पर्पस हो सकता है। ग्रुप बना के एक पूजा, दुर्गा पूजा कर लिए, गणेश पूजा कर लिए, ठीक है, ईद मना लिए, बहुत कुछ होता है ना, ईद कॉमेडी भी होते हैं। ठीक है, हाँ हाँ होता है, जहां पर ईद वगैरह होता है। हर चीज का कॉमेडी बनाना है, बेसिकली कॉमेडी बना के एक सबको मिलके करेंगे, काम करेंगे, तो पैसा तो आ रहा है ना, पैसा तो आ जाता है। एनजीओ किसके अंडर आता है? सर एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसको तो ये यहाँ पर जो कंपनी है, ठीक है, इनके का भी अलग टैक्स सिस्टम है। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। जो ये तो सीधा डोनेशन से इनकम तो कर रहा है। इनको तुम एओपी भी बोल सकते हो, चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर रख सकते हो। वो जो एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो है चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके अंदर रख दो। अच्छा, इस पे लिखो व्हेन टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन नहीं, टू और मोर इंडिविजुअल, व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल, हल्का से डिफरेंस हुआ, पर्सन और इंडिविजुअल। बस वहां पर्सन था, यहाँ इंडिविजुअल है, बस ये फर्क है। ठीक है, देखो सर ये सब बेसिक बातें हैं, स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, आगे जाके ये सब चर्चा और होगा ही नहीं, क्योंकि एडवांस में जब पहुंच जाते हैं ना, ये सब बात करने का और टाइम नहीं मिलता। इसलिए शुरू शुरू में जितना सुन रहे हो सुन लो, जितना लिखना है लिख लो, क्योंकि शुरुआत में अगर यही सब बेसिक डिफरेंस में अगर क्लियर क्लैरिटी नहीं रहेगा, फिर बाद में वही क्लैरिटी तंग करता है। इसीलिए इजी है, पर स्टार्टिंग से ये सब बात थोड़ा जान लेना चाहिए। सो व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल जॉइनिंग हैंड्स टुगेदर with common objective, ठीक है, टैक्स रेट सेम एज एओपी है ना, एओपी का जैसा है वैसा ही है, लिख लो, यही वाला रेट है सर। हाँ, मतलब इंडिविजुअल बिलो 60, एचयूएफ, एओपी, बीओआई सब एक ही रेट है नॉर्मल प्रोविजंस में। इंडिविजुअल बिलो 60 का क्या है ना, उसका तो 115 बीएससी का भी रूल लागू होता है। इन लोगों के लिए 115 बीएससी वाला कोई कॉन्सेप्ट, ठीक है, दिस इज द रेट, ये रेट लिख लो सर, लिख लिया, सेम एज एओपी लिख लिया सर। ये तो हो गया, क्या क्या हम लोग अभी तक कर लिए रेट के मामले में। सर इंडिविजुअल के बारे में जाना, एचयूएफ के बारे में जाना, एओपी बीवाई के बारे में भी जाना, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के बारे में भी जाना। ठीक है, अच्छा एक बात और, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन लोगों का डिफॉल्ट टैक्स रेजिम भी है। मैं गलत बोला, सर गलत बोल दिया सर। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम जो है सर, उसके अंदर इन लोगों को भी जगह मिला है। मैंने ये जो न्यू रेट ऑफ टैक्स 115 बीएससी का, 115 बीएससी का जो न्यू टैक्स रेट का रेजिम आया है सर, ये वाला रेट, ये जो स्पेसिफिक रेट है ना, जो लास्ट दिन में आपको इंडिविजुअल में लिखाया था, वही चीज अगर आप सस्ता में लेना चाहते हो, माने कम रेट ऑफ टैक्स देना चाहते हो, बेनिफिट बेनिफिट वाला टैक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट टैक्स बोलते हैं। तो डिफॉल्ट टैक्स में अप टू 3 लाख नहीं, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10%, 9 लाख टू 12 लाख 15%, एंड 12 लाख टू 15 लाख 20%, एंड अबव 15 लाख 30%। ये रेट, ये तो 60 वाला ना, 60 के कौन सा? हाँ, ये बिलो 60, ये बेसिकली इस बिलो 60 का मैटर ही नहीं काम करे।
ये बेसिकली 115 बीएसई है, सबके लिए एप्लीकेबल है। जो ये वाला लेगा वो वाला नहीं ले सकता। बस इसका एक प्रॉब्लम यही है कि इसमें डिडक्शंस का जो बेनिफिट है 80 से 80 का वो बेनिफिट इसमें। हाँ, अगर देख ये इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी कराया था रिसेंटली कि अगर तुम्हारा बहुत सारा बेनिफिट है, ठीक है, लाइक मानो तुम इनका LIC में प्रीमियम भर रहे हो, तुम्हारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा हुआ है, तुम लोन लिए हो, उसका घर का इंटरेस्ट भर रहे हो, तुम्हारे घर पे कोई डिसेबल पर्सन है जिसके लिए आप मेडिकल का खर्चा कर रहे हो, तुम पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कर रहे हो, तुम रिलीजियस ग्रुप को भी डोनेशन करते हो, अगर तुमको बहुत सारा बेनिफिट है टैक्स का, तो फिर तुम जो पुराना है उसी में जाओ। और अगर तुम्हारा कोई ऐसा मैटर नहीं है, तुम एक न्यू कमर हो, जस्ट कमाते हो और टैक्स भर रहे हो, तब तुम नॉर्मल सैलरीड पर्सन, कम उम्र के लोग, ज्यादातर 25-30 साल के बंदे, 30-35 साल के, जिसका ज्यादातर प्लानिंग नहीं है कुछ इस तरह का, उनके लिए तो यही रेट सबसे बेहतर है। तो बस एक बात का ध्यान रखना कि AOP BY आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए भी, इवन HUF के लिए भी, ठीक है, पार्टनरशिप के लिए नहीं है। पार्टनरशिप का रेट ही अलग है 30%। जैसे इंडिविजुअल, HUF, AOP BY एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए ये रूल लागू होता है, ये 115 BSE का। इसको हम लोग डिस्काउंट रेट, या फिर इसको और डिस्काउंटर नहीं बोलते, ये भी डिफॉल्ट रेट हो गया, यह भी डिफॉल्ट रेट हो गया। तो एक बात, एक काम करो सर, ये HUF और HUF, AOP BY तीन अभी लिखा ना, तीनों में एक बात लिख लो नोट देके कि डिफॉल्ट रेट ऑल्सो एप्लीकेबल, ठीक है, बात समझे कि नहीं? डिफॉल्ट रेट ऑल्सो एप्लीकेबल, 115 BSE का डिफॉल्ट रेट ऑल्सो एप्लीकेबल। सर कौन सा रेट लेना चाहिए? जिसमें बेनिफिट ज्यादा हो वो रेट लेना चाहिए, ठीक है। ওবিসি তারা একটু ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, লাস্ট ক্লাসটা করলেই বুঝে যাবে, ঠিক আছে? আগের দিনের ক্লাসটা হ্যাঁ শেয়ার করলে একবার দেখলেই बुझते পেরে যাবে कि की प्रॉब्लमটা। जिसका भी लास्ट क्लास मिस है, तो अगर प्रीवियस क्लास एक बार देख लोगे ना, तो आपका ये प्रॉब्लम, ये जो डिफॉल्ट रेट का क्या चक्कर है, ये समझ में आ जाएगा सर। ठीक है, सो डिफॉल्ट रेट एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, डिफॉल्ट रेट एप्लीकेबल फॉर HUF, डिफॉल्ट रेट एप्लीकेबल फॉर AOP, डिफॉल्ट रेट एप्लीकेबल फॉर BOI, डिफॉल्ट रेट एप्लीकेबल फॉर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है, कौन नॉर्मली आर्टिफिशियल जुरिडिकल में कौन आते हैं? मंदिर, मस्जिद, ट्रस्ट, ये गिरजा वगैरह, ये सब आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सर, अब हेडिंग करो कंपनी। हेडिंग कर लो सर कंपनी, ठीक है, कंपनी का टैक्स रेट के बारे में जानते हैं। ये सभी बुझते पारछे तो? हाँ, समझ में आ रहा है ना सबको? অভিজিৎ বুঝতে পারছিস না? একদম মাথায় ঢুকছে না কিছু? স্যার কিছু কিছু বুঝতে পারছি, অল্প অল্প। ঠিক আছে, একটু আগের ক্লাসটা করে নিলে এই ব্যাপারটা প্রবলেম হবে না। বেসিকই বলছি। शालिनी, प्रिया, सनन, सनन समझ में नहीं आ रहा है क्या? फिर ये तो बेसिक चीजें हैं, बताना तो पड़ेगा, अपडेट भी हुआ है। अच्छा, देखो सर, अब बात है कंपनी को लेके। सर कंपनी का भी ना टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडियन कंपनी, एक होता है फॉरेन कंपनी। क्या होता है? इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी को आप डोमेस्टिक कंपनी भी बोल सकते हो, इंडियन कंपनी को आप डोमेस्टिक कंपनी भी बोल सकते हो, और फॉरेन कंपनी का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। इसका पहले लिख लो थोड़ा डेफिनेशन वाइज। इंडियन कंपनी, या फिर इसे डोमेस्टिक भी कहा जाता है, और दूसरे साइड में लिख लो फॉरेन कंपनी। अगर मैं एज पर इनकम टैक्स,
फॉरेन कंपनी मैंने बेसिकली जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं। तो एमएनसी इसका तो होता है। बोल सकते हो मल्टीनेशनल कंपनी तो इंडियन कंपनी भी होती है जिसका इंडिया के बाहर भी बिजनेस चलता है। जैसे बाहर में बाहर का कंपनी जो इंडिया में काम करता है, यू आर राइट। ठीक है, बाहर का कंपनी जो इंडिया में बिजनेस करता है। जैसे मानो इसका सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A और सेक्शन 2 सबसेक्शन 26। इस दोनों सेक्शन के अंदर डोमेस्टिक कंपनी के बारे में बोला गया है। इन सिंपल अगर आपको समझना है तो आप इतना समझ लो कि इंडियन कंपनी का मतलब ये होता है, मीन्स अ कंपनी। ये देखो ये बच्चा लिख नहीं रहा है, बस क्या क्या कर रहा है। मीन्स ए कंपनी विच इज incorporated and registered in India under the Companies Act 2013 or any previous Companies Act। से पहले वो यार था कंपनी 1956 था। उसको हटा भी दिया। हटाया इसलिए क्योंकि 1956 एक्ट से लोगों का डर हट गया था। 1956 में मतलब बेसिकली कंपनी चलाने का जो रूल रेगुलेशंस था, हम लोग जब पढ़ाई करते थे 56 था। लोगों का जब पढ़ाई खत्म हो रहा है उस टाइम पे 2013 आया। लास्ट में हम लोगों को थोड़ा सा मिला था, लेकिन डिटेल्स एप्लीकेबिलिटी उतना नहीं था। 56 में हम लोग ज्यादा पढ़ाई किए। बाद में 2013 एक्ट आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ा। तो 2013 और 56 के एक्ट में फर्क इतना है सर कि 56 का एक्ट जो था और आज का जो 2013 का एक्ट है उसमें काफी सारी चीजें बदलाव आया। बदलाव क्यों? क्योंकि पहले कंपनी बनाने के पीछे भी काफी सारा रूल्स रेगुलेशन टफ था। 2013 में काफी सारे न्यू बिजनेस मॉडल को डेवलप किया गया। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो पेनल्टी था, यानी कोई गलती करने से जो सजा दिया जाता था, ठीक है, वो कंपनीज एक्ट 1956 में इतना कम होता था, 4000 5000 का पेनल्टी। ठीक है, किसी किसी केस में 500 रुपए का पेनल्टी। ठीक है, अब 500 रुपए से किसको पेनल्टी थी, किसको डर लगे? ठीक है, वो हजार देते। डर ही नहीं था। मैंने 400-500 टका 5000 टका, ठीक है, ये सब मैंने उस देखो 1956 के हिसाब से अगर सोचा जाए तो 500 5000 बहुत होता था उस टाइम पे। लेकिन जो चीज 1956 में या 1960 में या 1965 में चलता था, अगर वही कॉन्सेप्ट 2013 में या 2023 में चले तो फिर बिजनेस में लोग जानबूझ के गलती करेगा, गलती पे गलती करता जाएगा, डर ही नहीं रहेगा। कंपनी सेक्रेटरी हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कंपनी का जो ओनर है, उसको डर ही नहीं है कि भाई गलती होने से क्या सजा है। लेकिन 2013 एक्ट में सजा को इतना डेवलप किया गया, आप बिलीव नहीं कर सकते। पेनल्टी अभी पेनल्टी 1 लाख 5 लाख 6 महीने का जेल, कभी कभी 3 साल का जेल, बहुत ज्यादा गंडगोल करने से 7 साल का जेल। ठीक है, अब और ये पेनल्टी कितना है ये अलग अलग केस में अलग अलग है। ये कहाँ पता चलेगा? कंपनीज एक्ट में पता चलेगा। कंपनी लॉ करेंगे ना सर, फ्राइडे फ्राइडे जो क्लासेस होता है कंपनीज लॉ में, उसमें तुम लोगों को सारा चीज में बताते हुए चलो। ये एक रूल है, उस रूल को फॉलो नहीं, जैसे मैंने शेयर इशू किया है, अब शेयर इशू करके पैसा लिया है एक काम के लिए। ठीक है, मानो कंपनी का काम करता है लेद का, लेद माने लोहा लक्कड़ का काम करता है। ठीक है, लेकिन लोहा लक्कड़ के नाम पे पैसा उठा के फिर प्लास्टिक में पैसा लगा दिया, गलत है। अगर तुमको पैसा लगाना था तो फिर बिजनेस ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया तुम्हारा। तो अगर ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया तो पहले तुमको कंपनीज एक्ट के थ्रू से फाइल करना पड़ेगा कि भाई मेरा बिजनेस लेद से प्लास्टिक में शिफ्ट हो गया। एक कंपनी है शेयर मार्केट में लास्ट ईयर भयंकर काम किया था 2020-21 में, बॉम्बे ऑक्सीजन बोल के कंपनी, नाम सुना है सर? ये बॉम्बे ऑक्सीजन का शेयर 2020-21 में क्या हुआ था आप सोच भी नहीं सकते। अभी इसका एक शेयर का दाम 16,400 टका चल रहा है। मैं आपको जस्ट ज्यादा पुराना नहीं सर 2021 का बात करूं, देखो सर, हाँ यहाँ पर देखो एक शेयर का दाम कितना है, 11,255 दिख रहा है। हाँ देखो सर, इस पॉइंट से शेयर का दाम कहाँ गया,
सही सर। हाँ, उस टाइम में कितने दिन में? एक दिन में। एक 1 अप्रैल से 16 अप्रैल, 10-15 दिन। 15 दिन में ऐसे ये क्या बहुत 15 दिन भेज दिया मैंने। सर ये मैनिपुलेशन था। एक्चुअली क्या था उस टाइम पे, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके बहुत बात हो रहा था ना, कि मोदी जी क्या कर रहा है, इतना बड़ा देश, ये इतना ये कर रहे हैं, ऑक्सीजन का बंदोबस्त नहीं कर पाया, ये वो बहुत कुछ किया। तो जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको पता लगा कि बॉम्बे ऑक्सीजन बोल के एक कंपनी है। अब वो ना तो आगे देखा ना तो पीछे देखा, उसको लगा कि कंपनी ऑक्सीजन बनाता है। ये कभी एक जमाने में, बॉम्बे महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, ये कभी किसी जमाने में ये लेबोरेटरी का जो चीजें है ना, ये बनाने का काम करता था। लेकिन इसका काम, नाम में क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये अभी ये फार्मास्यूटिकल लेवल में कोई चीज बनाता नहीं है, ये भी इन्वेस्टमेंट का काम करता है। बेसिकली पैसा लोग, हाँ, किसी भी चीज में लोगों को लोन देता है बेसिकली। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी बन गया है, ये अभी किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग में है ही नहीं। और लोगों ने भर भर के, और बेसिकली कुछ नहीं, कुछ फ्लूक में कहीं पर कोई न्यूज दे दिया, उसी न्यूज के पूरा भारत चालू हो गया। ऐसे ही तो लोग है ना ज्यादातर, इसीलिए तो लॉस खाते हैं, फिर बोलते हैं मेरा पैसा डूब गया। और फिर खबर आने के बाद शेयर तो अचानक से, और जो प्रोमोटर वगैरह था वो तो भर भर के खरीद लिया उस टाइम पे, जो लोग खुद का ही था, खुद ही अपने शेयर में प्रॉफिट कर दिया। और जैसे शेयर डबल हो गया, फिर फटाक से बेचना चालू कर दिया। और ये बेचना जब चालू किया मार्केट में, जब खबर फैल गई ना कि इस शेयर में ये हो रहा है वो रहा है, तो और भी लोग खरीदने के लिए जा रहा था। अब जो लोग खरीदने जा रहा था, वो जो लोग पहले से खरीद लिया, वो बेचना चालू कर दिया। और फिर ये लोग बेच रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, ये लोग लॉस हो रहे हैं। खत्म, रातों रात डूब गया। कुछ लोगों का मिल गया, जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स, और जो बाद में खबर देख के आया, लालची लोग। लालची लोग ही डूबता है सर। लालच, हाँ, लप लप, एल्पेनली। देख रहे हैं सर, एल्पेनली का खेल। ऐसा और एक कंपनी का रिसेंटली हुआ था, उसका नाम है शारदा ब्रॉडकास्ट बोल के। शारदा ब्रॉडकास्ट, स्पेलिंग भूल जाता हूँ इसमें तो। शारदा ब्रॉडकास्ट, इसका शेयर का तो घर गजब भी किया सर। वो अरशद वर्षी, मुन्ना भाई एमबीबीएस किया था ना, उसने खेल खेल दिया था। चलो छोड़ो, अब ज्यादा शेयर में बात नहीं करेंगे। बेसिकली आपको कहना ये चाहता हूँ कि कंपनी लेवल में कई बार इतना भयंकर भयंकर टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, तो लॉ को मजबूत होना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए 1950, क्योंकि इसने सवाल कर लिया मेरे को कि 1956 को हटाया क्यों। ठीक है, तो भाई ऑब्जेक्टिव बदल गया, यही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव को सही रख के चलना पड़ता है। और अगर ऑब्जेक्टिव बदलते हो तो फिर उसका परमिशन लेना, और ये पब्लिक को डॉक्यूमेंट में बताना है। अब पब्लिक बिना पढ़ के करेगा, वो पब्लिक का गलती। पर आरओसी में फाइलिंग होना चाहिए, मैंने रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज में फाइलिंग होना चाहिए कि भाई मेरा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मैंने चेंज किया, इसके लिए मैंने रेजोल्यूशन पास कराया, वो डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। अगर सेबी को पता लग गया कि भाई ऐसा कुछ है नहीं, तो कंपनी को पेनल्टी करेगा ही करेगा। जरूरत पड़ने से बीएसई को, एनएसई को बोलेगा भाई इसको डीलिस्टिंग करो। फ्रॉड का कोई जगह नहीं है, मैंने जगह तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल। अच्छा। ठीक है सर, तो फिर इंडियन कंपनी क्या हुआ, मींस ए कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट दैट इज 1956। ठीक है, लिखे जरा। और अच्छा, टैक्स रेट क्या है इंडिविजुअल का? सर अगर आपको कोई पूछे कि भाई कंपनी का टैक्स कितना है, इसका टैक्स रेट 30%, जैसे कि पार्टनरशिप का है। ठीक है, लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है कि अगर कोई कंपनी जिसका टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव्ड प्रीवियस ईयर 21-22 में 400 करोड़ के नीचे था, ठीक है, उस टाइम का अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी उस टाइम पे चल रहा था, तो उनके लिए रेट था 25%। प्रीवियस ईयर 21-22 में जिस कंपनी का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव 400 करोड़ के नीचे था, उनके लिए टैक्स रेट गवर्नमेंट ने रखा था 25%। बट बाकी जितना डोमेस्टिक कंपनी है उनका रेट है 30%।
ये भी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, पर नॉर्मली अगर आपको पूछे भी कितना रेट है, जनरल रेट 30%। अगर 21-22 में टर्नओवर या क्रॉस रिसीव 400 करोड़ में किसी का उस टाइम पे जो लोग रजिस्टर में बिजनेस कर रहा था उनके लिए 25% वाला डिस्काउंटेड रेट चल रहा, तो लिख लो। माने जितना कमाओगे, माने 1 लाख कमाओगे तो 30%, ठीक है, सिंपल बात। सर कंपनी चलाना मैंने मुश्किल, सब तो सरकारी लेके गया। अरे सर, तो ये जो आपके इनकम, कंपनी का इनकम पे जैसे 30% टैक्स लग रहा है, हाँ तो ये जो आप पढ़ा रहे हो ये क्या आपको कंपनी जो मतलब इनकम कर रहा है मतलब जो और चीजें काट काट के प्रॉफिट है या फिर ये ओवरऑल इनकम? नहीं सर, ये तो टैक्स है। नहीं वो ठीक है, टैक्स आप बोले जैसे आप 10 लाख कंपनी ने किया एक हाँ। साल, तो ये प्रॉफिट पे आप लगा रहे हो या फिर प्रॉफिट का 30%। प्रॉफिट का 30%? हाँ, इनकम टैक्स है ना, प्रॉफिट मनी इनकम, इनकम का 30% गवर्नमेंट को दे, ठीक है, इनकम का 30% गवर्नमेंट को दे। तो देख लिया सर, टैक्स रेट 30%, लेकिन ये भी साथ में लिख लो कि टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट इन द प्रीवियस ईयर 21-22। अच्छा, ये आप बोलोगे सर 21-22 का रेट क्यों चाहिए होता है? कई बार, क्योंकि ज्यादा पुराना बात तो है नहीं, कई बार मानो आपको एक बिजनेस का डिटेल्स दे दिया गया और उसका टैक्स का जो हिसाब किताब है कैलकुलेट करना पड़ा, और आपको कोई एक पुराना, मैंने ये तो कंटिन्यूअस सिस्टम है ना बिजनेस, 21-22 का भी डेटा दे देगा, 22-23 का भी डेटा दे देगा, 23-24 करंट ईयर का भी डेटा दे देगा, या 24-25 का दे दे। तो मानो 21-22 में आपको पता होना चाहिए कि अगर कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे है तो टैक्स रेट यूज करने के टाइम पे 30 नहीं 25 लगाना है। अगले साल के लिए 25 लगाएंगे और फिर उसके अगले साल के लिए क्या लगाएंगे? सर बेसिकली 21-22 प्रीवियस ईयर का बात है। 21-22 में उसका 400 के नीचे था, तो आप अब आप 22-23 में मानो चला गया 400 को, या 400 के बाद जो भी हो, तो तब 30% में चला, तो अब उसके अगले साल में 30 लगेगा, 25 नहीं लगेगा नहीं। क्योंकि वो 400 के ऊपर 25 सिर्फ और सिर्फ 21-22 के लिए ही लागू है, खाली उसी साल के उसी साल के लिए लागू है, वही पूछा, उसी साल के लिए फिक्स है। उसी साल के लिए फिक्स था, वो भी 400 करोड़ के नीचे या अप टू 400, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। ये फुल्ली डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई बड़ा क्वेश्चन मिल जाता है और उसमें कंपनी का डिटेल्स देता है कि 21-22 में मानो 400 करोड़ के नीचे का डेटा दिया है, तो आप कैलकुलेट करने के टाइम पे उसका क्या टैक्स लायबिलिटी उस टाइम पे था, तब 30 नहीं 25 लगाना पड़ेगा। इसलिए ये नियम आपको जानना चाहिए, ठीक है। इसलिए लिख दो टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट इन द प्रीवियस ईयर, टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट in the previous year 21-22, ठीक है, 21-22 less than equals to 400, if if less than equals to 400 crore, then tax rate equals to 25%, tax rate equals to 25%, ठीक है। लिखे जैसा भाई, सर अगर फॉरेन कंपनी होगा तो टैक्स कितना है? 40%। मैंने जो भी विदेशी कंपनी हमारे देश में बिजनेस कर रहा है, सिर्फ विदेशी कंपनी इंडिया में क्या कर रहा है? अरे आप लोगों के लिए ही तो है, आप लोगों को जॉब करना है। कल एक लेटेस्ट डेटा आया सर, अमेरिका में चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, बहुत भयंकर, उनका सीपीए होता है ना, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो अभी जितना है सब बूढ़े हो गए, रिटायरमेंट एज में है, और अमेरिका में बच्चा लोग पढ़ाई नहीं करता है, सही बात। ठीक है। जैसे इंडिया में लोगों को पढ़ने का बहुत शौक है और पढ़ना पड़ता है, उनके पास इतना पैसा है बाप दादा का, है कि वो लोग पढ़ाई में रुचि नहीं रखता। जनरल लोगों का बात कर, एवरेज लोगों का, तो न्यू जनरेशन में न्यू सीपीए बनने के लिए कोई रेडी नहीं है। तो अमेरिका का एक बहुत फेमस फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने सजेशन दिया है, 2 उपाय हैं, या तो जैसे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ अमेरिकन सीपीए का कोई टाई अप नहीं ना, वर्ल्ड का, हाँ नहीं, उसी के लिए बात उठा कि यूएस सीपीए
एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी यूएससीपी, सेकेंड लार्जेस्ट है इंडियन चार्टर। तो यूएस का जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है गवर्नमेंट का, वो बोले कि इतना बड़ा जो गैप क्रिएट होगा कौन फुलफिल करेगा, क्योंकि अगला 3-4 साल में ये गैप होने वाला है। तो बोलते हैं कि इसको फुलफिल करने का एक ही तरीका है कि आप इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलवाओ। उसके लिए 2 उपाय हैं। इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को अमेरिका में वैलिड करना पड़ेगा, टाई अप, बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बस कुछ पेपर्स लॉ का कुछ होगा तो फिर उसको एडजस्ट करके एग्जाम देके वहां पर प्रैक्टिस करने का परमिशन देना है। क्योंकि इंडियन पढ़ाई इतना स्ट्रांग है, अमेरिका भी जानता है कि अमेरिका में सीपीए बनना इजी है कॉम्पिटिटिवली, इंडिया में चार्टर्ड बनने से, ठीक है। तो उनको पता है कि इंडिया में सीए बनने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं। और दूसरा एक चीज वो लोग चाहते हैं कि इंडियन चार्टर्ड स्टूडेंट्स जो लोग फाइनल स्टेज में हैं या फिर इंटरमीडिएट क्रैक कर गया है, कि वो अमेरिका के लिए अप्लाई कर। चार्टर का तो ये हमारा सर तुम लोग का भी है, सीएमए का भी बहुत सारा है। जैसे मानो लंदन सीएमए के साथ, सिंगापुर सीएमए के साथ काफी टाइप कर, ऑस्ट्रेलियन के साथ, यूएस सीएमए के साथ अभी भी ऐसा कुछ बात उठा नहीं है सर। लेकिन सीएमए का भी काफी सारे गवर्नमेंट के साथ यूएई के साथ, यूएई के साथ है, ठीक है। मैं तुमको रिसेंट एक डेटा चार्टर्ड में हुआ इसलिए मैं बता, ठीक है। बात देखो, चाहे चार्टर्ड फील्ड में हो या सीएमए फील्ड में हो, चार्टर्ड का थोड़ा बोलबाला ज्यादा है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इंडियन सीएमए का बोलबाला करने के लिए सीएमए इंस्टीट्यूट को और बेहतर करना पड़ेगा, अपना कोर्स मटेरियल, अपना एग्जामिनेशंस का जो मैंने, लेकिन वो करेगा नहीं क्योंकि उनका एक इंडियन टारगेट मार्केट है, उनका एक इंडियन टारगेट मार्केट है, वो थोड़ा अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो सीए को कॉम्पीट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ ग्लोबल लेवल में, अगर वो ग्लोबल लेवल में जैसे सीमा लंदन, सीमा सीएमए का पैरेलल है, ठीक है, सीमा लंदन है, यूएस सीएमए है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से कर लेते हो ना, तो फिर आपको काफी सारे, सीमा लंदन के साथ इंडियन सीएमए का टाइप है, तो इंग्लैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आप लोग का टाइप, इंग्लैंड का जो एसीसीए होता है उसके साथ इंडियन सीएमए का टाइप। है। ऐसे बहुत सारे हैं। अभी देखो ये कंट्री टू कंट्री रिलेशन पे डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री रिलेशन पे, रिलेशन अगर अच्छा रहेगा ना तो फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अमेरिका जैसे आजकल इंडिया के साथ रिश्ता अच्छा किया, नहीं तो ये हमेशा तो पाकिस्तान को फेवर किया है। ये जो पाकिस्तान जो पीओके हड़पा के लग रखा है, ये जो जितना अंदर से हमारे साथ भड़काव करते हैं, किससे पावर मिला, इतना इतना औजार कहाँ से मिला। अभी तो चाइना हेल्प कर रहा है, पर पहले कौन किया, सब अमेरिका। ये जो लादेन वो कहाँ से मिला, पाकिस्तान में मिला ना। जब खुद पे आए तो दिमाग खुल गया। उनको पता लग गया कि अगर पाकिस्तान को करते रहेंगे हेल्प, पाकिस्तान आतंक और पैदा करता रहेगा, लादेन ने मारा भी बम कहाँ पे मारा। ठीक है। समझ रहे हो, इसीलिए वो लोग धीरे धीरे पाकिस्तान से अभी पूरा पूरी हट गया। अब आप पाकिस्तान को वो सिर्फ एक माने दया की नजर से देखते हैं। ये तो रिसेंटली पाकिस्तान बेल आउट के लिए चला गया था, आईएमएफ के लिए लोन के लिए गया, गिड़गिड़ाता गया, फिर जाके बहुत कष्ट में उसको लोन मिला। पहले रशिया के पास गया था, रशिया हाँ हाँ बोल के फिर तो युद्ध में पड़ पड़ गया, ठीक है। अब चाइना ही एकमात्र है पाकिस्तान का जो है, जो उसको हेल्प कर। अब पाकिस्तान अमेरिका चाहते हैं कि इंडिया अमेरिका के साथ मिल जाए और चाइना को अटैक करे। लेकिन इंडिया भी बड़ा मुश्किल में है, क्योंकि एशिया में अगर रिलेशन गड़बड़ हो जाएगा तो फिर अमेरिका बाद में नहीं आएगा, क्योंकि उसका हिस्ट्री है कि वो जरूरत पड़ने से गायब हो जाते हैं। इसलिए ब्रिक्स में हाँ, अब इसलिए इंडिया में थोड़ा सूझबूझ करके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ब्राजील किसी का भी साथ नहीं दे रहे, अपने जगह में एकदम चुपचाप खड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जैसा यूक्रेन वाला में मौसम चुप, दुनिया कुछ भी बोले वो चुप। और ये अपना जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, गजब गजब जवाब देते हैं भाई, है बंदा क्या बहुत बात कर रहा है। बात करते हैं। हाँ, एक दिन तो बोल ही दिया, बोले जब यूरोप का प्रॉब्लम बने आप लोगों को लगता है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और एशिया का प्रॉब्लम आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं लगता। ये कहाँ से कहाँ लिखा हुआ है कि यूरोप का प्रॉब्लम ही दुनिया का एकमात्र प्रॉब्लम है, ये कहाँ लिखा हुआ है? चुप। अब इंडिया जवाब देना सीख गया सर, पहले हम लोग बड़ा डर डर के रहते थे, हाँ, हेल्प नहीं मिलेगा इस चक्कर से। देखो फॉरेन कंपनी कौन है,
यहाँ पर छोड़ दो, जस्ट लिखो फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी नॉन रजिस्टर्ड इन इंडिया। वेरी गुड। Foreign company means a company which is incorporated आउटसाइड outside India. Incorporated माने बिजनेस को रजिस्टर कर, ठीक है। Incorporated and registered outside India. Outside ये India. But established a place of business in India. But established a place of business in India. Place of business in India. ज्यादातर कंपनी तो बेंगलोर में ही घुसा हुआ है। हम्म, ज्यादातर कंपनी बेंगलोर में ही तो घुसा हुआ है। आईटी बंगाल में, हाँ बेंगलोर बेंगलोर बैंगलोर में, बैंगलोर में ज्यादातर फॉरेन कंपनी बैंगलोर में। चाहे आईटी हो या जो भी हो सब वहीं पे है। बैंगलोर में सबसे ज्यादा है, सेकेंडली हैदराबाद में है, हैदराबाद थर्डली नोएडा में है, ठीक है, गाजियाबाद में है थोड़ा सा, नोएडा तो भी डेवलप बहुत खतरनाक कर दिया है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग अरे इसके लिए गुड़गांव नोएडा बहुत डेवलप कर, सेंट्रल ऐसे नेशनल कैपिटल रीजन है। बट अभी मतलब जिस तरह का इकोसिस्टम बैंगलोर ने या हैदराबाद ने डेवलप किया, वो इकोसिस्टम गुड़गांव नोएडा में डेवलप करने में भी और टाइम लगेगा। इकोसिस्टम ज्यादा मतलब बेसिकली क्या है ना, वहां पर बेसिकली बिल्डिंग बना है, ऑफिस बना है, लेकिन लोकल टैलेंट इतना नहीं है। जैसे बैंगलोर में लोकल टैलेंट है, हैदराबाद में लोकल टैलेंट है। जैसे हमारे यहाँ पर घर लोग अगल बगल में केक का दुकान खोलते हैं, ठीक है, पेस्ट्री का, इस तरह का दुकान खोलते हैं। वहाँ बैंगलोर साइड में तुमको बगल बगल में सॉफ्टवेयर डेवलपर का दुकान दिख जाए। समझ रहे हो? मैंने इतना नॉलेज है वहाँ पे लोगों का, सीरियसली, मतलब आसमान जमीन फर्क है साउथ इंडिया के साथ नॉर्थ इंडिया, आसमान जमीन फर्क। मतलब दे आर हाईली नॉलेजेबल, इवन नॉट जस्ट इन इस सेक्टर, मैंने इंजीनियरिंग सेक्टर, बट ऑल्सो इन केस ऑफ मेडिकल सेक्टर, बोला था मैंने हर चीज हर चीज। वहाँ पे क्या एम से कुछ नींबू देने पे कुछ है वहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल का चेन है बहुत बहुत सर, बैंगलोर में बैंगलोर में, कोयम्बटूर छोटा शहर है, बट काफी केरला साइड में भी है आगे बहुत सारे। मैंने साउथ इंडिया का मैंने कल्चरल बेस ना बेसिकली क्यों है जानते हो? क्योंकि वो इंडियननेस को नहीं छोड़ता। नॉर्थ इंडियन तो बटा हुआ है, वो भारत मतलब आधा लोग भारतीय तो भूल के ब्रिटिश का चमचा बन गया, आधा लोग पता नहीं किसका किसका चमचा बन के बने। लेकिन साउथ इंडियन अपना कल्चर पे पूरा भरोसा रखा, चाहे कितना भी एजुकेटेड हो जाए, अभी भी देखना वो अपना लुंगी पहन के, हाँ, बड़ा बड़ा काम करता है। रिच चाहे कितना भी करोड़पति हो कि कुछ भी हो, अभी भी अपना ट्रेडिशन पूरा मेंटेन करता है। चाहे उसके पास पैसा कितना, वो डाउन टू अर्थ बहुत है, लोगों को पैसे से नहीं तोलता, नॉलेज से तोलता है। ये चीज है, और इसीलिए वो लोग डे बाई डे मैंने डेवलप करे जा रहे हैं नॉलेज को, और बड़ा बड़ा कंपनी बना रहा है जो फॉरेन में भी काम करते हैं। अब ये इकोसिस्टम जब तक बाकी भारत में लागू नहीं होगा ना सर, तब तक नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है। टैक्स रेट 40%, ऐसा सिस्टम बंगाल में था, बट बंगाल क्या है ना, टाटा को याद नहीं है बंगाल का ना, बंगाल में मैंने क्या बताऊं सर, ये ना सर ये जो न्यूटन में वो वैली नकली बना के रहे वो कभी चालू नहीं होगा। आपको पता है क्या वैली का नाम क्या है? नहीं वो जो बिजनेस के लिए बना था वैली पोस्टर लगा हुआ किया हाँ हाँ, मतलब बिजनेस समिट के लिए, हाँ। समिट नहीं वो जो पूरा एक सेक्टर बनाया यहाँ पे ये बैंक होगा वो बैंक होगा। अरे इको पार्क से थोड़ा पहले हाँ हाँ, मैं समझ गया। मतलब वहां पर बेसिकली बिजनेस के लिए प्लॉट है, हाँ लेकिन वो प्लॉट है, मतलब कंपनी आएगा वहां पर प्लॉट, कंपनी आता नहीं। कंपनी इसलिए नहीं आता है, अब देखो आएगा आएगा, इतना नेगेटिव मत हो जा, आएगा। टाटा जब आया था उसको तो ये लोग भगवा दिए। सर इसके लिए कुछ नहीं, पॉलिटिकल सत्ता का परिवर्तन चाहिए, यूथ का सोच में बदलाव होना चाहिए, और सच्चाई का साथ देना चाहिए, ठीक है, चमचागिरी छोड़ना चाहिए, ठीक है,
और मैंने क्या बोले सर, चेंज होगा क्योंकि चेंज मास्ट है सर, सही है, वरना बचेगा नहीं। बचेगा ही नहीं, अब मास्ट है, हो जाएगा। सबके बंगाल को बाहर जाना नौकरी करने। अब करना ही पड़ेगा, अगर अभी भी अगर बंगाल का यूथ नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, यूथ इज मेन, यूथ नहीं समझेगा तो बहुत मुश्किल है। सिंपल बात है, मेरा एकदम सीधा बात है सर, चुपचाप बीजेपी को चुन लो 5 साल के लिए, फिर जो होगा देखा जाए। सीपीएम 34 साल में दिखा दिया क्या कर सकता था, ठीक है, दीदी 15 साल में दिखा दिया, ठीक है, बहुत हो गया, इतना साल नहीं रहना चाहिए डेमोक्रेसी में। चुपचाप आना, मैं सीधा बात कर रहा हूँ, मतलब इस कोई पॉलिटिकल फेवरेटिज्म नहीं है, अपने कंट्री के लिए बोल रहा हूँ, स्टेट के लिए बोल रहा हूँ, कि अभी सीपीएम को फिर से मौका देने का कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। उसको 35 साल कम है सर, 35 साल 50 साल तो यही लोग खा लिया 75 साल के साथ इंडिपेंडेंस में। अब अगर मौका देना है बीजेपी के, देखो देखो अगर कुछ होता है तो नहीं होता, फिर बाद में देखा जाएगा, किस्मत मान के देख लेंगे। जैसे पंजाब ने आपको दिया ना मौका, पंजाब ने आपको मौका दिया ना, कांग्रेस दिल्ली में भी तो आपको मौका दिया ना। अब यहाँ पर अभी नेक्स्ट बेस्ट कौन है, बीजेपी है। अब सीपीएम को अगर यहाँ पर बंगाल में क्या रग रग में खून दौड़ता है सीपीएम का, सबका देखा मैंने वो कर रहा ठीक है, है। यहाँ पर रग रग में लेफ्टिस्ट का खून दौड़ता है। प्रॉब्लम मुझे ना लेफ्टिस्ट माइंड सेटअप से नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है कि 35 साल में वो लोग क्या कर सकता तक किया, 15 साल दीदी ने दिखाया। अब भाई देख लिए ना हम लोग, वो अगर मैंने लाश बनाया था तो ये लाश को ढका, ठीक है अब उसमें अगर फूल पत्ता क्या बोलते हैं, पौधे फूल फुला फुटा सकता है पता नहीं, बट मेरा मानना है कि फॉर द स्टेट डेवलपमेंट बीजेपी को 5 साल के लिए लाओ, फिर देखा जाए। फिर नहीं होगा तो जैसे दीदी को भी तो लाए थे मेरे पापा, पहले हम लोग भी सीपीएम को ही वोट देते थे, फिर दीदी को लाए, फिर दीदी का देख लिए, अब उनको भगाने का टाइम आ गया, अब फिर बीजेपी को देखेंगे, अगर वो भी नहीं कर पाए तो उसको भी भगाएंगे, डेमोक्रेटिक राइट है सबका, लेकिन एक सोचना चाहिए, पब्लिक को थोड़ा सोचना चाहिए। राजस्थान देखो ना, इतना इलिटरेट स्टेट है कंपेरेटिवली, बंगाल तो शिक्षित के लिए जाने जाते हैं, हाँ ये शिक्षा का हाल है। राजस्थान इतना इलिटरेट स्टेट है, हर 5-5 साल में चेंज करता है, 5 साल से ज्यादा टिकता ही नहीं है राजस्थान में, दिमाग है एकदम। तुम देखो राजस्थान का हिस्ट्री देख लो ओपन करके, हर 5 साल, अभी तो सिर्फ बीजेपी है, अभी फिर से बीजेपी है, कांग्रेस अब लोगों को लग रहा है, बीजेपी को लग रहा है 10 साल रहेगा, नहीं रहेगा वो 5 साल बाद फिर से जाएगा। ये राजस्थान का एटीट्यूड है, लेकिन लिटरेसी रेट देखो राजस्थान में नीचे नहीं आएगा तुम्हारा, सोचना चाहिए। चलो देखो नेक्स्ट क्या रहेगा, क्या बोले? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी। अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, जिसमें इसके अंदर किसको रख सकते हैं, गॉड ठीक है, उन पे भी टैक्स नहीं। ठीक है, गॉड वगैरह आ जाते हैं सर, ठीक है, सारे के सारे अपना क्या बोलते हैं, मंदिर मस्जिद ये सब आ जाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन रेट वही है सर, जो एचयूएफ एओपी बीवाई के लिए लगता था, वही रेट लागू कर, लिख लो, ठीक है, टैक्स रेट लिख लो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का टैक्स रेट लिख लो, এই বুঝতে পারলে সবাই, वही सेम है। सेम एज एओपी बीवाई, सेम एज एओपी बीवाई, और इनके लिए भी लागू होता है, नोट भी देके लिख लेना, इनके लिए भी लागू होता है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, यानी ये डिस्काउंटेड टैक्स रेट, ठीक है, जो अभी नॉर्मल है, ठीक है, लिख लिया, ये लिखे थे सबाई, शालिनी, सनोन, प्रिया, अभिजीत, ओके ओके ओके। अच्छा नेक्स्ट क्या है सर, लोकल अथॉरिटी। जैसे अभी ये सब मैं थोड़ा सा इसी के अंदर पार्ट पढ़ा है, लोकल अथॉरिटी में किसको चुन सकते हैं हम लोग, म्यूनिसिपैलिटी आ जाएगा, बोल देते हैं, हाँ म्यूनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, गांव में होता है ना,
गांव का व्यवस्था कौन देखता है? पंचायत देखता है। इनका रेट क्या है? नॉर्मली तो 30% रहता है, फ्लैट 30% रेट चलता है। कहाँ चला गया? लोकल अथॉरिटी, हाँ 30%। ये देखो, जैसे पार्टनरशिप का था, एलएलपी का था, लोकल अथॉरिटी का 30%। ठीक है, रेट अलग है इसलिए लिखा रहा हूँ। लोकल अथॉरिटी का रेट 30%, याद रहेगा। गॉड के केस में क्या है? सेम एज एओपी। हाँ, गॉड माने मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, ट्रस्ट, ये सब। हाँ, मंदिर मस्जिद ये सब सेम एज एओपी बीओआई। और म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, इनका टैक्स रेट है 30%। ठीक है, पर्सन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना सर? क्लियर हो रहा है ना कि कौन पर्सन है, कैसे रेट चलता है। अच्छा, इसके अलावा और भी एक चीजें हैं यहाँ पर, लिख लो, लिख लेना चाहिए। दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका थोड़ा लिख लो ये वाला। कौन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी? इसे भी पर्सन के अंदर काउंट किया जाता है। अच्छा, कंपनी जहां पर लिखी हो ना, वहां पर एक चीज लिख लेना तो ब्रैकेट में कि नॉट ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 बी डबल एंड 115 बी ए बी। क्या है मैं बाद में बताऊंगा। कंपनी जहां पर लिखे हो वहां पर लिख दो कि नॉट ऑप्टिंग फॉर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 बी डबल ए एंड 115 बी ए बी। ये कंपनी के लिए लागू होता है। ठीक है, जैसे 115 बी ए सी नॉर्मल के लिए है ना, ऐसा कंपनी का भी बी ए एंड बी ए बी का रूल है। लेकिन अभी आप लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है, जब जरूरत होगा मैं समझाऊंगा। नॉट ऑप्टिंग फॉर मैंने ये वाला सेक्शन लागू नहीं होगा ऐसे कंपनी पे। ये 25, 30 और 40 का रूल लागू होता है। ठीक है, सिमिलरली कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी एक लिख लो, कोऑपरेटिव टैक्स रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल देता हूँ, आप लोग बता सकते हो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल? एनीवन ट्राई करोगे? जैसे कॉम्प्लेक्स में होता है। हाँ, कॉम्प्लेक्स में होता है सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, अमूल। हाँ, ये बताया जा रहा हूँ उनका। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई पार्टनरशिप काम नहीं है। सारे दूध वाले का कोऑपरेटिव एक कॉन्सेप्ट है, मिल्क मैन बोल का। हाँ, जिसका जितना गाय है, जिसका जितना दूध है, उसके हिसाब से इनको ओनरशिप मिलता है। तुम जितना दूध सोसाइटी को दोगे उसके हिसाब से तुमको प्रोपोर्शनेटली पैसा मिलता है इनका। उसका एक रेट है, सोसाइटी एक रेट निर्धारित कर देता है कि भाई इतना लीटर दूध का इतना दाम देंगे। मैंने अमूल का बात कर रहा हूँ, किसी भी दूध का, जैसे मदर डेयरी भी है ना बंगाल में, वो भी कोऑपरेटिव सिस्टम पे चलता है। ठीक है, अब अमूल हो, मदर डेयरी हो, तो अमूल का नॉर्मली सबसे पॉपुलर एग्जांपल है कोऑपरेटिव का। अब मदर डेयरी का मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा है कि वो प्राइवेट लिमिटेड है कि सरकारी गवर्नमेंट है। मुझे तो लगता है कोऑपरेटिव भी होना चाहिए, फिर भी एक बार रिसर्च कर सकते हो, बट अमूल कोऑपरेटिव है, आई एम श्योर। तो ये क्या करता है, दूध के चिकनाई पे दाम देता है। चिकनाई समझते हो? फैट, कितना लीटर दूध है उससे भी डिपेंड नहीं करता। 1 लीटर दूध पे फैट कितना है, जिसको तुम लोग दूध का मलाई बोलते हो ना। ठीक है, हाँ, वो फैट जितना दूध में ज्यादा होगा उसका दूध का दाम उतना ज्यादा। चेक करने का सिस्टम है। जैसे तेरा एज अगर तू ना बताएगा तो वो चेक करने का सिस्टम है कि मेरा एज कितना है ना, वो मेरे कोष से पता चल जाएगा। मतलब डीएनए टेस्ट करेगा ना, या कोशिका टेस्ट करेगा, पता करते हैं। कार्बन, पेड़ का एज पता करते हैं कार्बन डेटिंग करके। ये पेड़ कितना पुराना है ये पता कर लेगा। पत्थर का एज भी पता लग जाता है। ठीक है, कुछ नहीं है, मैंने बेसिकली वो मैकेनिकल केमिकल जो होता है, ठीक है, वो केमिकल फॉर्मेशन देखते हैं कि वो केमिकल कितना पुराना है। मैंने आज अगर वो केमिकल नहीं पाया जाता तो कब से ये केमिकल का मोटा मोटी और ओरिजिन कितना पुराना है अंदाजा लगा देते हैं। फिर वो एक अप्रोक्सीमेट पता चलेगा कि कितना पुराना हो सकता है। एग्जैक्टली तो बताना पॉसिबल नहीं है। जैसे नासा को, जैसे हमारे देश में कैलेंडर यूज करते हैं ना आप लोग। हाँ?
हम लोग रोमन कैलेंडर यूज करते हैं ना, लेकिन सर हमारे देश में ये जो कैलेंडर है तो ब्रिटिश कैलेंडर है आज के डेट में, रोमन कैलेंडर। लेकिन ये जो पूर्णिमा कब है, अमावस्या कब है, या फिर एकादशी कब है, ये जो होता है ना, ये सब हमारे देश में तो पूंजी का होता है ना, देखना। तो पहले से पता है, आजकल नासा का ऑब्जर्वेटरी बताते हैं कि आज पूर्णिमा इतने बजे से है, उतना बजे से। बट हमारा मैथमेटिशियंस बहुत पहले ही वेद पुराण के जमाने में वो सब लिख के चला गया, और वो आज उतना ही सेम वैलिड होते हैं जितना नासा का आज होता है। हर भारतीय के घर में देखने एक पूंजी का होता है। अपना तो कैलेंडर होता है, कैलेंडर होता है, क्या है, ठीक है, उसमें पूर्णिमा अमावस्या जो भी तिथि होते हैं सब पता है, और आज नासा ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं। तो नासा के ऑब्जर्वेटरी में राम जी का जो डेट है, राम भगवान का, तो वो डेट दिया गया। तो डेट देने से एग्जैक्टली राम का जन्म का जो टाइम पीरियड है, वो नासा का ऑब्जर्वेटरी एग्जैक्टली वही टाइम पीरियड निकाल के देती है। 7,000 साल पुराना बात है, 7,000 ईयर्स। मतलब ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये नासा का रिपोर्ट बता रहा है। मतलब इतना हम लोग राम राम करते रहते हैं ना, और इतना वेद पुराण का बात करते रहते हैं, और अमेरिकन लोग बहुत ज्यादा इंडियन की मैटर पे काफी इंटरेस्टेड है। उनको बहुत जागरूकता हो गया कि भाई क्या है वहां पर, जिधर देखो इस्कॉन टेम्पल दिखता है, ठीक है, कृष्ण कौन है, हरे कृष्णा कर रहे हैं, कौन है कृष्ण। तो इनको जागरूकता हो गया, तो इसलिए वो लोग खुद ही बोल रहे कि हमको जानना है। और नासा को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, वो लोग इंडिया से, जुकेरबर्ग कहाँ आया था, इंडिया में आया था, वो नीम करोली बोल के एक बाबा है उत्तराखंड में, ठीक है, माइक बिल गेट्स भी वहां पर आया था। क्यों? अरे कुछ तो है, मैंने भारत में कुछ तो पाया जाता है। चलो अलग बात है। तो सब मिल जाता है, तो तुम बोलो ना सर कैसे पता करता है फैट, ये पता कर लेता है, हमारे शरीर का भी फैट निकाल के देख लेगा कितना चला है। अच्छा, तो ये हो गया अलग अलग पर्सन और उनका टैक्स रेट, याद रहेगा। हाँ, अब घर पे आज इतना रट लो, ठीक है। कल मैंने टुमारो के क्लास में हम लोग शार्ट चार्ज और क्या पढ़ेंगे सर, रेबेट पढ़ेंगे, और क्वेश्चन भी करेंगे कल, प्रैक्टिकल कल कैलकुलेशंस भी हो, ठीक है। एक होमवर्क दिया था तो मैं कल ही चेक करूँ, याद किया नहीं, भूल गया था दिया। ठीक है, होमवर्क भी कल चेक करेंगे और कैलकुलेशंस भी कल ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है सर। आज इतना ही है, बेसिक चीज ही थोड़ा याद हो गया किसी किसी का, और किसी किसी को एकदम स्टार्टिंग से मिले, ठीक है सर। तो फिर आज इतना ही है, बाय। बाय सर। तनोन एक बार कॉल करना तो बाद में। सर कितना बजे? 4 साढ़े 4 बजे कॉल करना है, ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। ठीक है सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।